नमस्कार, स्वागत है आप सभी के ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है आपका 12 अक्टूबर को बिल्कुल फिक्स है और एडमिट कार्ड भी आ चुका है और आप लोग उम्मीद करते हैं डाउनलोड कर लिए होंगे सारे। वैसे में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। आपको पता है कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, एक आपका जीएस 1, जीएस 2। जीएस 1 जहाँ से आपका जो है तब डिसाइड होता है। जीएस 2 ये क्वालिफाइंग होता है, बट पेपर में यदि आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, आपका जीएस 1 का पेपर चेक नहीं होता है, यानी ये भी आपके लिए ज़रूरी है। बट क्वालिफ़ाई करना, क्वालिफ़ाई करने के लिए इसमें क्या-क्या आपके पास सब्जेक्ट है, आप सभी को पता है। हिंदी है, अंग्रेज़ी है, कम्युनिकेशन है, मैथ है और रीजनिंग है। सबका आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। 2 टेस्ट ऑलरेडी हम कंप्लीट करा चुके हैं और ये टेस्ट हम लोग देखते हैं दृष्टि रिविज़न, दृष्टि आईएएस का। आज इसका टेस्ट नंबर 13 देखेंगे हम लोग और एक-एक प्रश्न को आप लोग बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक करेंगे और देखेंगे कि मान लीजिए आज का आज आपका एग्ज़ाम हो जाता तो आप कितना प्रश्न जो है अपने एग्ज़ाम में सही करते। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक-एक प्रश्न को आप लोग उत्तर देने का प्रयास करें। इसके अलावा आपको ग्रुप में एक जो है फुल लेंथ का टेस्ट दिया जाएगा। 2 टेस्ट मैं प्रोवाइड कर दूँगा हूँ। ये सबके लिए है, ताकि देखिए स्पेशल जो ग्रुप चल रहा है उसमें तो टेस्ट आपको दिया ही जाता है। बट ये सबके लिए है जो ग्रुप में ज्वाइन है, नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन आप लोग कर लेंगे। फुल लेंथ का टेस्ट आपको दिया जाता है, खुद से आप लोग प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करना है, तो एक मार्केट से ओएमआर शीट परचेज़ करके लेके आना है और उसी पे जो है टाइमर लगा के और टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्नों को। देखिए पहले हिंदी से शुरुआत होता है। हिंदी का प्रश्न देखिए क्या-क्या यहाँ पे जो है दिया गया है और एक-एक प्रश्न को आप लोग इत्मीनान से उत्तर देने का प्रयत्न जो है करेंगे। कि मैं बताया कि अभी मैं मेडिकल कंडीशन से थोड़ा जूझ रहा हूँ, ठीक है? तो वैसे में आपको लाइव लेक्चर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जैसे ही स्थिति थोड़ा ठीक-ठाक होता है, आपको लाइव लेक्चर जो है कराया जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है कि सही पर्यायवाची शब्द सही गुण बताइए कौन-सा है इसमें? नयन, अक्षी, शशि, रवि, शरित, सागर, वायु और अग्नि। ठीक है, पहला ही दिख रहा है नयन और अक्षी। ये दोनों किसका है? आँख का ही है, ठीक है? यही करेक्ट हो जाएगा। और ये सब हिंदी वगैरह के लिए ना 4-5 सेक्शन तो हम यूट्यूब पे आरओ के लिए कंप्लीट कराए थे, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए इसमें कौन-सा है? शुद्ध कौन-सा है? प्रछन्न, छन, प्रछन्न, प्रछन्न यही आपका शुद्ध शब्द है, ठीक है? अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका निर्वदिक शब्द का विलोम क्या है? निर्वदिक का मतलब ये होता है कोई इसका सीमा नहीं हो, कोई अंत नहीं हो। ठीक है? निर्वदिक विलोम क्या बन जाएगा? सीमित है, अनंत, जीव, असत्य। अनंत तो समानार्थी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सीमित। अगला देखिए रक्तचाप बढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? रक्तचाप बढ़ाना मुहावरे का अर्थ स्वास्थ्य सुधरना, क्रोध या तनाव उत्पन्न करना, उच्च स्थान पाना या सफलता पाना। देखिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्रोध या तनाव जो है उत्पन्न होना। अगला देखिए प्रश्न, ये आपको सुमेलित वगैरह करना है, शब्द है और अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, आंसर करें इसका सारे लोग। देखिए क्या लिख रहा है कि धवल है, द्विज है, अज है, केतु है। ठीक है, धवल, धवल का क्या बन जाएगा? निर्मल, सफेद और स्वच्छ। एक था अपना दो बन गया। द्विज, ब्राह्मण, पक्षी और दांत, ये दो एक हो गया। अज, अज का हो जाएगा यहाँ पे बकरा, ब्रह्मा, दशरथ के पिता तीन। और केतु, केतु का ध्वज, चमक, पुच्छल, तारा। सही ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2, 1, 3, 4। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द बताइए कौन सा है? यहाँ पे आपको तत्सम ढूंढना है। दामाद, कचहरी, मीत, अमलक। दामाद तो जो है तद्भव है, ठीक है, इसका तत्सम जामात्री होता। कचहरी ये भी तद्भव है। कृत्य, गृह जो है का आपको तत्सम बनता। अगला यहाँ पे मीत है, ये भी तद्भव है, मित्र हो जाता मीत का। और आमलक बिल्कुल तत्सम शब्द ही है, ठीक है, आमलक संस्कृत का शब्द है।
तत्सम शब्द जनरली देखेंगे तो संस्कृत का शब्द ही जनरली देखने को मिलेगा। आमलक इसका अगर तद्भव देखेंगे तो आंवला बन जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 7। देखिए लिखा गया है कि काक जो है भुशुंडी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति, वृद्ध, बहुत वृद्ध व्यक्ति, अत्यंत कंजूस व्यक्ति, अत्यधिक क्रोधित व्यक्ति। सही क्या हो जाएगा? बहुत व्यक्ति। नहीं, बहुत बूढ़े व्यक्ति के लिए शब्द इस्तेमाल होता है। अगला देखिए एक पैसेज दिया है, आसान सा पैसेज होता है, मुश्किल नहीं है। देखिए किन्हीं को अंग्रेजी नहीं आती है तो अंग्रेजी का पैसेज भी आसानी से कर सकते हैं, इतना आसान देता है। ठीक है, किन्हीं को मैथमेटिक्स रीजनिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है, आप हिंदी, अंग्रेजी के पैसेज हो गए, मैथमेटिक्स का और रीजनिंग के आसान प्रश्न और कम्युनिकेशन, ये सबको ध्यान में रख के आप लोग पास कर सकते हैं। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। उससे पहले देखिए प्रश्न क्या पूछा गया कि लेखक के अनुसार बताइए वर्तमान विकास का मुख्य समस्या क्या है? सच्चा विकास किसे जो है कहा गया है? ठीक है, जैसे यहाँ पे है। के अलावा अगर बात करेंगे तो लेखक ने किस जो है परिवर्तन को अनिवार्य बताया है? गद्यांश के अनुसार संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या साधन बताए गए हैं? ये सब प्रश्न चाहे तो आप लोग पहले देख सकते हैं, तो इससे क्या होता है कि थोड़ा-सा पैसेज पे ज़्यादा फ़ोकस कर पाते हैं कि आखिर आपसे पूछा क्या जाएगा। चलिए देखते हैं। लिखा है कि मानव सभ्यता का विकास केवल तकनीकी प्रगति या आर्थिक समृद्धि से नहीं आंका जा सकता। मानव सभ्यता का विकास केवल तकनीकी प्रगति और आर्थिक समृद्धि से नहीं नापा जा सकता। यद्यपि विज्ञान और उद्योग ने जीवन को अत्यधिक आरामदायक और संसाधन संपन्न बनाया है, उन्होंने मनुष्य को प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन और पर्यावरण असंतुलन की ओर भी धकेला है। ये भी हुआ है, ठीक है। अंधाधुंध दोहन हो रहा है, साथ साथ पर्यावरण असंतुलित आप देख ही रहे हैं। वर्तमान समय में ये चुनौती और गहन हो गई है क्योंकि प्रतिस्पर्धा समाज में विकास की परिभाषा केवल उपभोग और उत्पादन तक सीमित होती जा रही है। सच्चा विकास वही है जो आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकता का पूर्ति करे, यानी सतत विकास की बात की जा रही है। इसके लिए केवल नीतिगत बदलाव नहीं बल्कि व्यक्ति के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आवश्यक है। जब तक मनुष्य नहीं समझता है कि प्रकृति के संसाधन असीमित नहीं है, तब तक अस्थायी समाधान संभव नहीं है। शिक्षा, शोध और जन जागरूकता ऐसे साधन है जो मनुष्य को अधिकतम उपभोग के बजाय संतुलित उपयोग की ओर प्रेरित करते हैं। देखिए शिक्षा हो गया और शोध, ये दो टर्म के ऊपर फोकस किया गया। और जन जागरूकता, ये ऐसा साधन है जो मनुष्य को क्या करता है, अधिकतम उपभोग के बजाय संतुलित उपयोग। अंततः अंततः जो है प्रगति वही है जो पर्यावरणीय संतुलन, सामाजिक न्याय और नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़े। क्लियर होगा? तो चलिए अगला प्रश्न है कि लेखक के अनुसार वर्तमान विकास की मुख्य समस्या क्या है, ये बताना है। देखिए संसाधनों का प्रचुरता, उपभोग और उत्पादन पर अत्यधिक बल, तकनीकी प्रगति का अभाव और शोध की कमी। सही आंसर क्या हो जाएगा? मैसेज में क्लियरली आपको बताया गया कि देखिए समाज में अभी विकास का होड़ मचा हुआ है, प्रतिस्पर्धा है समाज में। ऐसे में केवल उपभोग और उत्पादन जो है, भोग और उत्पादन पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है और यही मुख्य क्या है, समस्या है। क्लियरली पैसेज में लिखा गया था। देखिए यहाँ पे केवल उपभोग और उत्पादन तक सीमित होती जा रही है। देखिए यूपीपीसीएस वाला जो है पैसेज अगर आसान होता है, यूपीएससी वाला थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे हम लोग पहले डिस्कस किए ही थे। प्रश्न संख्या 9, सच्चा विकास बताइए किसे कहा जाएगा? बिल्कुल आप लोग इजीली बता सकते हैं। जो केवल वर्तमान की आवश्यकता को ध्यान रखे, बिल्कुल नहीं। जो आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर दे, बिल्कुल नहीं। जो वर्तमान और भविष्य दोनों के ज़रूरतों का कैसा संतुलन बनाए, ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। यानी दोहन जो है किसी चीज़ों का नहीं हो। अगला देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। लेखक ने इस परिवर्तन को अनिवार्य बताया है? कौन से परिवर्तन का अनिवार्य बताया है लेखक? केवल सरकारी नीतियों में बदलाव, मनुष्य के दृष्टिकोण की सोच में परिवर्तन, अधिक उद्योग स्थापित करना या उत्पादन बढ़ाना।
देखिए, मनुष्य के दृष्टिकोण और सोच में परिवर्तन, यानी क्लियरली आपको पैसेज में बोला गया था कि नीतियों के साथ-साथ व्यक्ति का दृष्टिकोण में भी परिवर्तन की ज़रूरत है। गद्यांश के अनुसार संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या साधन बताए गए हैं? शिक्षा, शोध और जन जागरूकता, उद्योग और तकनीकी विकास, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन या उपभोग में वृद्धि। सही क्या बन जाएगा आपका? शिक्षा, शोध और जन जागरूकता। ये फोकस किया गया था। शिक्षा, शोध और जन जागरूकता अगर हो, तो मानव जो है अधिक उपभोग के बजाय क्या करेगा? संतुलित उपयोग करेगा। गद्यांश में प्रगति का आदर्श स्वरूप किस प्रकार से बताया गया है? सही। केवल आर्थिक समृद्धि पर केंद्रित है, तकनीकी औद्योगिक वृद्धि पर आधारित है, सीमित उपभोग पर आधारित है, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय संतुलन से युक्त। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। निम्नलिखित में वह शब्द चुनिए जिनमें अव्ययी भाव जो है समास है। कौन सा शब्द है? यथाशक्ति, ग्राम, वाशी, दिन रात या सर्वज्ञ। यथाशक्ति का मतलब क्या होता है? शक्ति के अनुसार, यानी यही क्या हो गया आपका अव्ययी भाव समास। कौन सा शब्द गंगा का परिवाची नहीं है? भागीरथी, जाह्नवी, पथका, सूर्यपुत्री। देखिए, भागीरथी हो गया, जाह्नवी हो गई, त्रिपथा, तो गंगा का ही परिवाची है सूर्यपुत्री। ठीक है, यानी सूर्य की बेटी। तो यमुना जो है सूर्यदेव और संजना की जो है पुत्री माना जाता है, तो यमुना के लिए शब्द प्रयोग हो सकता था, गंगा के लिए नहीं होगा। ठीक है? प्राचीन जो है किले की दीवारें मजबूत है में प्राचीन जो है विशेषण किस प्रकार का है? ठीक है, विशेषण विशेष आपको पढ़ाया गया था आर के लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पूरा हम लोग यूपी में जो भी पूछा गया प्रश्न उसको भी डिस्कस किए थे। देखिए, प्राचीन यानी इसको पुराना, इसके क्वालिटी को बता रहा है, इसके गुण को बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। नीचे दिए गए युग्म में बताना है गलत युग्म कौन सा है। ठीक है, देखिए, पहला लिखा है जंगम स्थावर, दूसरा है श्री गणेश इत्री, कृष, पृष्ठ, टीपू और शत्रु। देखिए, जंगम का मतलब क्या होता है? चलने वाला। और स्थावर का अर्थ क्या होता है? स्थिर या अचल। ये तो विलोम है एक दूसरे के। एक हो गया अस्थाई और एक चलने वाला। श्री गणेश इतिश्री, श्री गणेश का अर्थ ही होता है कोई कार्य आरंभ करे, इतिश्री का मतलब समाप्त करे, ये भी सही है, उल्टा है। कृष और पुष्ट, कृष का अर्थ कमजोर या दुबला होता है, पुष्ट का मतलब पता ही आपको मजबूत होगा, ये भी सही है। रिपु और शत्रु, रिपु का अर्थ ही होता है शत्रु। ये जो है विलोम शब्द ना होकर क्या हो गया आपका? रेवाची हो गया। इसी में आपका आंसर यही सही हो जाएगा। स्थान में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। उठ, उठ, उठ या आन, तो उठ ही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया कौन सी है? नाम धातु बोलता है, अपनाना, पढ़ने या खाया। देखिए, बोलना ये तो मूल क्रिया ही है। बोलता, अपनाना, ये क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, ये नाम धातु हो जाएगा। पढ़ना भी मूल क्रिया ही है। ठीक है, खाना भी मूल क्रिया ही है, खाया। लेकिन अपनाना जो है ये अपना से बनाया गया है, अपनाना ये नाम धातु क्रिया है। दुह प्लस तर क्या बन जाएगा? तो दुष्कर, दुर्तर, दुस्तर। अगला देखिए, तुम्हारे हाथ में किताब है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तुम्हारे हाथ में किताब है, अधिकरण कारक, कर्म कारक, कारण, करण कारक, अपदान। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण कारक। क्योंकि हाथ में था। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है
में सदी शांत है। पठनीय, क्रंदन, लघुत्व या लिखावट। सही क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका? ऑप्शन नंबर सी, लघुत्व। ठीक है। इसमें देखेंगे तो त्वरित प्रत्यय जोड़ के इसको बनाया गया है। ठीक है। अगला देखिए, संख्या 22। सर्ग युक्त शब्द नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? संगोष्ठी, संगम, संतोष या स्नेहिल। सही क्या बन जाएगा? स्नेहिल। बाकी संगोष्ठी में देखिए सम है। ठीक है। संगम में देखिएगा तो सम है सर्ग। संतोष में भी सम है। ठीक है। स्नेहिल में देखेंगे कोई उपसर्ग यहाँ पे नहीं है। उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, ये हो गया। ठीक है। स्नेहिल। ठीक है, क्लियर है। स्नेहिल में प्रत्यय लगाया गया है शने। अगला देखिए, निम्न में से स्पेनिश भाषा का शब्द है, बताइए कौन सा है? स्पेनिश भाषा का शब्द। रील, रिक्शा, सायोनारा या सीक्रेट। यहाँ पे सिगरेट जो है स्पेनिश भाषा का शब्द है। सर्वप्रथम गिने जाने वाले के लिए एक शब्द बताइए कौन सा होगा? सर्वांशम, सर्वव्यापी, प्रथम, अग्रण्य। या ऑप्शन नंबर डी ही बन जाएगा। की सहेली लंबी है में विशेषण का चयन कीजिए। यहाँ पे सही क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी, लंबी। यही विशेषता बता रहा है। ठीक है? अगला देखिए, अंग्रेजी यहाँ से शुरू हो रहा है। इसमें हो सकता है अब हिंदी में है, सिनोनिम पूछा जा रहा है, एंटोनिम हो गया, कि पैसिव वॉइस पूछा जाता है, नरेशन हो गया, टैग वगैरह हो गया। सब ग्रामेटिकल आपको टर्म पूछा जाता है, आपको याद है आप कर लेंगे। अगर आपको याद नहीं है पैसेज वगैरह तो इजीली कर सकते हैं, बाकी एक बार पढ़ेंगे, हो सकता है कुछ सिनोनिम एंटोनिम अगर आपको याद हो तो वैसे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, पहला है कि सिनोनिम बताना है। ठीक है। इंस्क्रटेबल। इंस्क्रटेबल का मतलब ये होता है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। इम्पॉसिबल, आसान नहीं है समझना। तो इसका सिनोनिम आपको बताना है, तो देखिए, अनइक्वोकल, इनिगे, इनिग्मेटिक, प्रीशियस या ल्यूसिड। यहाँ पे सही क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी ही, इनिगी, इनिग्मेटिक। ठीक है। इनिग्मेटिक का मतलब ये होता है कैरी ए सिमिलर मीनिंग, सिमिलर मीनिंग ही कैरी करता है, यानी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू कम्प्रहेंड, बहुत डिफिकल्ट होता है। अब मतलब भी डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट अगर आप सोच लेते इजली कर लेते। ठीक है। अगला देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी एक पैसेज दिया है, अभी हम लोग करेंगे इसको। चूज द करेक्ट एंटोनिम। अब यहाँ पे एंटोनिम, सिनोनिम पूछा गया था। ऑर्डोकिसियस का एंटोनिम बताना है। देखिए, ऑर्डोकिसियस का मीनिंग आपको पता है तो एंटोनिम भी आप बता सकते हैं। ठीक है। इसका मीनिंग होता है बोल्ड। ठीक है, बोल्ड बोले या फियरलेस, फियरलेस रहता है। एंटोनिम क्या होगा इसका? टिमिड, नंबर बी। टिमिड का मतलब ये होता है लैकिंग करेज, करेज जिसके पास कम हो। उल्टा बिल्कुल सही था। फिल द ब्लैंक्स, ब्लैंक जो है में जो भी आपको भरना है। नो शूनर, अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा? अनाउंसमेंट मेड देन दैट क्राउड बिगेन टू चीयर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका
यहाँ पे नो शूनर हैड बीन, ठीक है, हैड बीन द अनाउंसमेंट मेड दैट द क्राउड बिगेन द चीयर। सेलेक्ट द करेक्ट जॉब, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, देखिए यहाँ पे आपको सजाना है, और टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन टर्म में ये सारा दिया गया है। ठीक है? क्या यहाँ पे ऑर्डर बनेगा, देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग, मेन फ्रेम कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या बन जाएगा आपका सबसे, क्लाउड, मेन फ्रेम कंप्यूटिंग, देन क्लाउड कंप्यूटिंग, बाद इंटरनेट ऑफ थिंग, और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए पैसेज हम लोग देखते हैं 30 से 34 तक, आज जो है पैसेज का प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है, आप लोग देख, व्हाट इज द मेन कंसर्न रेज इन द पैसेज रिगार्डिंग द डिजिटल प्राइवेसी का मीनिंग क्या है बताइए। व्हाट इज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द डाटा कंट्रोलर एंड यूजर। देखिए जरा, व्हाट इज द गोइंग बेस्ट एक्सप्रेस द सेंट्रल आइडिया पैसेज, क्या सेंट्रल थीम है, पढ़ने के बाद पता चलेगा। अकॉर्डिंग टू पैसेज विच ऑफ फॉलोइंग इज द नॉट आइडेंटिफाई एज नेसेसरी स्टेप टू इंश्योर डिजिटल प्राइवेसी। चलिए हम लोग पैसेज देखते हैं, आप लोग आंसर। देखिए लिखा गया है, इन एन एरा dominating by rapid technological advancement, digital privacy has emerged as a critical yet often overlooked aspect to modern life। बिल्कुल बात सही है। As individual increase, increasingly depend on the online platform for the communication, commerce, and information, their personal data become a valuable commodity। पर्सनल डाटा का खतरा तो है ही। Corporation in government collect vast trove of user data, often under few term of service or surveillance जो है mandates, raising concern about consent data जो है issue and the civil laboratories। डाटा के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि देखिए गवर्नमेंट भी इस्तेमाल करती है आपके डाटा का। What the complicates the matter further in the asymmetry between data controller and data subject, while tech conglomerates possess the infrastructure and algorithm to mine the monetize digital footprint, average user are frequently unaware of the extent of tracking or the long-term implication. Incident involving the unauthorized data harvesting, algorithm profiling, and targeted manipulation have sparked global debate on the digital ethics and the need the stringent regulation। देखिए इथिक्स वाला जो टर्म यूज हो रहा है, इथिक्स वाली तो टर्म बिल्कुल किताबी बातें ही हैं। खैर, सेफ गार्डिंग डिजिटल प्राइवेसी डिमांड नॉट ओनली रोबस्ट जो है लेगिगेशन एंड द इथिकल corporate behavior, but also inform and the vigilant user, empowering individual through the digital literacy, promoting transparency in the data practices, and ensuring accountability, and the essential step toward the more equality digital ecosystem. Without an fundamental recalibration of priorities in the promise of the technological progress may come to the cost of personal autonomy। ये देखिए पैसेज थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, आसान इसको नहीं बोल सकते। बाकी मेन थीम आपको पता चल रहा है कि पैसेज आखिर किस बात कर रहा था। मेन कंसर्न रेज द पैसेज रिगार्डिंग डिजिटल प्राइवेसी, सही, लैक ऑफ अफोर्डेबल इंटरनेट एक्सेस, डिक्लाइन द ट्रेडिशनल मीडिया आउटलेट्स, exploiting the personal data by powerful entities, difficulty in storing online information। देखिए मैसेज में बिल्कुल आपको हाईलाइट किया गया था कैसे कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट जो है पर्सनल डाटा को एक्सप्लॉयट जो है
करती है। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डाटा कंट्रोलर एंड यूजर। दिख रहा है बोथ ऑपरेट विथ इक्वल लेवल ऑफ अवेयरनेस एंड पावर, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यूजर voluntarily share all their data knowingly. User are less informed and less powerful than the data controller, बिल्कुल बात सही है। देखिए, जो यूजर है और जो डाटा कंट्रोलर है, यूजर तो इंफॉर्मेशन भी उसके पास कम है, ठीक है, और पावरफुल भी कम है वो। अगला देखिए, विच ऑफ फ्लोइंग बेस्ट एक्सप्रेस द सेंट्रल आइडिया पैसेज। इस पैसेज का सेंट्रल आइडिया थीम क्या है? ठीक है, लिख रहा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विथ रिप्लेस पर्सनल फ्रीडम, ethical use the data required a collaborative effort among the stakeholders। बिल्कुल दूसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट बन जाएगा। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू पैसेज विच ऑफ फ्लोइंग नॉट आइडेंटिफाई एज नेसेसरी स्टेप टू इंश्योर डिजिटल प्राइवेसी। यहाँ पे क्या दिया है कि नॉट आइडेंटिफाई एज नेसेसरी स्टेप, बताइए कौन सा होगा। इंक्रीजिंग डिजिटल लिटरेसी इंक्रीज करने पे तो अच्छा बात है ये। ठीक है, प्रोमेटिंग ट्रांसपेरेंसी लाया जाए वो भी अच्छा बात है। स्ट्रेंडिंग द अकाउंटेबिलिटी आए तो भी अच्छा है। एक्सपेंडिंग सर्विलांस इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पैसेज में पूरा बात किया गया कि लिटरेसी को सपोर्ट किया गया है, जागरूकता बढ़े लोगों में, ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी आए। ठीक है, लेकिन सर्विलांस सिस्टम के बारे में कहीं चर्चा नहीं किया गया था। यही आपका ऑप्शन बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट डज द फ्रेजेस फंडामेंटल recalibration of priorities imply in the contents of passage। बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन सी ही, शिफ्टिंग फोकस टुवर्ड प्रोटेक्टिंग पर्सनल ऑटोनोमी। ये देखिए, आपको अगला पूछ जा रहा है कि बताइए करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म कौन है। दे विल अनवील द स्कल्पचर नेक्स्ट वीक, को पैसिव में करना है। ठीक है, एक्टिव है वॉइस, ही पैसिव आपको बताना है। पैसिव में आपको पता ही है, फ्यूचर टेंस में आपको यहाँ पे विल है। ठीक है, विल प्लस वर्ब है, विल प्लस पास्ट ही यूज होगा, वर्ब थ्री ही यूज होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द स्कल्परल विल बी अनविल्ड नेक्स्ट वीक। ठीक है, विल प्लस अनविल है तो ये विल प्लस वर्ब थ्री हो जाएगा। यहाँ पे विल बी प्लस वर्ब थ्री है, ऑप्शन नंबर डी ही सही। यानी एक ही बात को कहने का दो तरीका होता है भाई साहब। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है ये बताना है इसमें। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करेक्ट, टीसीएस, यही सही है। चूज द मीनिंग ऑफ आइडम टू वेदर द स्ट्रॉम। क्या बन जाएगा, टू फॉलो स्ट्रिक्ट प्लान टू फोर्स एंड ओवरकम ए डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही सेड व्हाई डिड ही लिव सो अर्ली। ये भी आसान होता है, मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, सेड है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ही सेड वाई। देखिए चूंकि क्वेश्चनिंग है यहाँ पे बन जाएगा ही आस्क्ड। ही आस्क तो सब जगह लिखा ही है, दिक्कत है नहीं। ठीक है, वाई हैड सी लेफ्ट अर्ली। ठीक है, तो देखिए सेड तो आस्क में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखें तो वाई सी हैड लेफ्ट सो अर्ली, ऑप्शन नंबर सी ही बन जाएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट में कोई चेंज आपको
पास्ट परफेक्ट में यहाँ पे चेंज कर देना है, तो यहाँ पे बिल्कुल ये सही है। ठीक है, चूज द नाउन फॉर्म फ्रॉम द परसिस्ट। परसिस्ट से जो है वर्ब फॉर्म आपको बताना है। परसिस्टेंसी हो जाएगा। आर्टिकल बताना है, कौन सा आर्टिकल यहाँ पे होगा। ठीक है, इट वाज ए ऑनेमियस डिसीजन बाय ए बोर्ड, यही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो कुछ अंग्रेजी के प्रश्न और हैं। एक आप हम लोग काम करते हैं, 7-8 प्रश्न हैं, इसको अगले पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। अब हम लोग काम करते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम मैथमेटिक्स और रीजनिंग, और यहीं आप लोगों को प्रॉब्लम भी सबसे ज़्यादा होता है। इसके प्रश्नों को हम लोग काम करते हैं, देख लेते हैं पहले। ठीक है, बाकी याद रखेंगे 1 से 40 तक हम लोग हल कर चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मैथमेटिक्स का पहला प्रश्न दिख रहा है यहाँ पे आपको। क्या लिखा गया है? एक वर्गाकार स्विमिंग पूल की एक भुजा की लंबाई ए मीटर, यह चारों ओर से एक समान चौड़ाई डी मीटर के डेक से घिरा हुआ है। यदि केवल डेक का क्षेत्रफल पूल के क्षेत्रफल के बराबर है, तो डेक सहित पुल के कुल भुजा की लंबाई ए के संदर्भ में कितनी होगी। और ऐसा ही क्वेश्चन एक पिछला टेस्ट में भी आपको पूछा गया था। ठीक है, एक मान लीजिए कोई भी पुल है, पता नहीं, तो भी पुल हो। ठीक है, ए मीटर लंबाई वाला, चारों ओर जो है डी चौड़ाई के डेक से घिरा हुआ है। ठीक है, कोई डी चौड़ाई के डेक से घिरा हुआ है। यदि केवल डेक का क्षेत्रफल पुल के क्षेत्रफल के बराबर हो, तो डेक सहित पुल का कुल भुजा की लंबाई ए के संदर्भ में क्या हम लोग बोल सकते हैं। तो देखिए, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए कैलकुलेशन होगा, एजम्पशन वगैरह होगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बाकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग में भी जो डिफिकल्ट प्रश्न है उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्योंकि अधिक टाइम लगाने का कोई मीनिंग है नहीं। देखिए, दिया है चूंकि वर्गकार है, पहले ही क्वेश्चन में क्या बता दिया है, वर्गकार है। ठीक है, और पुल का दिखा रहा है कि भुजा कितना है, पुल का भुजा क्या है, ए मीटर है। तो देखिए क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए डेक सहित जो है कुल भुजा का लंबाई देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि डेक का चौड़ाई डी दे रहा है, तो डी डी दोनों साइड हो जाएगा, तो लंबाई अब क्या बन जाएगा आपका, ये तो पहले से ही है, और लेफ्ट और राइट साइड दोनों मिला लेंगे तो ये +2d हो जाएगा। अब पुल और डेक का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो a + 2d का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा, यहाँ पे a + 2d का स्क्वायर हो जाएगा। अब केवल अगर आपको डेक का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो कुल क्षेत्रफल माइनस पुल का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो कुल क्षेत्रफल तो यही है। ठीक है, कुल क्षेत्रफल क्या है आपका, a + 2d का स्क्वायर, और माइनस पुल का क्षेत्रफल कितना है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कर देंगे, ये निकल जाएगा किसका, तो केवल केवल डेक का क्षेत्रफल, ये डेक का निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, क्वेश्चन में दिया गया था कि डेक का क्षेत्रफल पुल के क्षेत्रफल के बराबर है, यही दिया गया था। तो यहाँ से ये भी हो जाएगा आपका a + 2d का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बराबर डेक का क्षेत्रफल पुल के क्षेत्रफल के बराबर है, तो देखिए ए का स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से a + 2d का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 2a का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर तो a + 2d हो जाएगा, और इधर जो है आपका a√2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a + 2d इक्वल टू क्या आ गया, a√2 आ गया। ठीक है, a√2, तो इसका मतलब ये हो गया कि पुल की भुजा ए की लंबाई के संदर्भ में हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे,
A√2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था थोड़ा कैलकुलेशन वाला था। कुछ क्वेश्चन तो बनाए ही जाते हैं कि आप थोड़ा उसमें अपना टाइम गंवाएं। बी का वैल्यू दिया है और बी का अतिरिक्त जो है उप समुच्चय बताना है। ऐसा सेम क्वेश्चन पिछले टेस्ट में आपको बताया था मैं। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ बी। अब देखिए यहाँ पे नंबर टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 डिजिट है यहाँ पे। उप समुच्चय का कुल संख्या कितना हो जाएगा, यही आपको बताया था कि आप पहले उसमें एलिमेंट काउंट कर लेंगे। तो एलिमेंट कितने हैं, 5 है। उप समुच्चय कितने हो जाएंगे, 2 के पावर 5। और 2 का पावर 5 का मीनिंग क्या हो गया, 32 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उप समुच्चय नहीं पूछा गया। अगर उप समुच्चय पूछा जाता तो आंसर यही करते हैं हम लोग, 32। लेकिन यहाँ पे अतिरिक्त उप समुच्चय पूछा गया था। अतिरिक्त उप समुच्चय के लिए क्या आपको बताया था, -1 कर देना है, बस कुछ नहीं करना है। 32 - 1 31 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ऑप्शन बनाने वाला इसको भी रखा है, आप गलती करें। अगला देखिए प्रश्न, वह संख्या चुनिए जो अन्य संख्याओं से अलग है। तो ये कौन सा वो संख्या होगा, अन्य से अलग है। देखिए 547 ये कैसा है, अभाज्य है। 557 भी अभाज्य है, किसी से डिवाइड नहीं होगा। 589 ये तो डिवाइड हो जाएगा। 277 ये भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। 4 दोस्त हैं ABCD, एक वृत्त बार पर चक्कर लगा रहे हैं। सुबह 7 बजे एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। निम्नलिखित समय में एक चक्कर पूरा करते हैं वो। तो 4 लोगों के बारे में दिया है। 4 लोग हैं ABCD, एक वृत्ताकार पथ है कोई, मान लीजिए ये लोग चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है? सुबह 7 बजे एक ही बिंदु से ये लोग दौड़ना शुरू करते हैं और निम्नलिखित समय में एक चक्कर पूरा करेंगे। कितने समय में एक चक्कर पूरा करेंगे। ठीक है, अब देखिए ए जो है 10 मिनट में पूरा करता है, बी 12 मिनट में, सी 15 मिनट में, डी 20 मिनट में एक चक्कर ये लोग पूरा करते हैं। कह रहा है अगली बार किस समय चारों दोस्त एक साथ प्रारंभिक बिंदु पे आएंगे। तो मैं ऐसा सेम प्रश्न ही पिछले टेस्ट में आपको बताया था। ऐसे में आपको करना क्या है, आपको इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लें आप। ठीक है, 10 है, तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, दिक्कत नहीं है। 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4×3 = 12, 5×3 = 15 होता है। इसको हम लोग लिख देते हैं 3 × 5। और ये 5×4 = 20 होता है, 2 का पावर 2 × 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम हम लोग को निकालना है। तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। या देखिए आपको इस तरीके से इसलिए एलसीएम निकालने में दिक्कत है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ऐसे कर सकते हैं आप लोग बचपन में जैसे आप लोग इस्तेमाल करते थे, 10 12 15 और 20। ये हो जाएगा 2×5 = 10, 2×6 = 12, 15 एज इट इज रहेगा, 2×10 = 20। इसको 5 से, 5×1 = 5, 6, 5×3 = 15, 5×2 = 10। ये 3 से, 1, 3×2 = 6, 3×1 = 3 और 2। देखिए कितना हो गया, 3×2 = 6, 6×2 = 12, 12×5 = 60, 60×2 = 120। सही है क्या, 10 12 15 20, 2×5 = 10, 2×6 = 12, 15, 2×10 = 20। ठीक है, 5 से, 5×1 = 5, 6, 5×3 = 15, 5×2 = 10। ठीक है, 3 से एक जाएगा नहीं, 3×2 = 6, 3×1 = 3 और ये 2×2 = 4, 4×3 = 12, 12×5 = 60, 60×2 = 120। ठीक है, 120 हो रहा है। लेकिन ये क्या है, मिनट है, ये बात ध्यान रखेंगे, मिनट है। ये चूंकि मिनट है, मिनट में एक बार और चेक कर लूँ, 10 है ना, 12 15 20, क्योंकि ऑप्शन में 2 घंटा प्लस दे रहा है क्या। हाँ 2 घंटा प्लस तो था ही, चलिए फिर भी देख लेते हैं एक बार। 2×5 = 10, 2×6 = 12,
15 एज इट इज रह जाएगा, 2 दहा के 20। बिल्कुल सही हम लोग किए थे। 5 एकम 5, 6 का 6 रह जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूना 10। अगला जो हो जाएगा 3 से, एक तो ऐसे रहेगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, और ये 2। ये हो गया 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 दूना, ठीक है 120 ही बनेगा। वो बिल्कुल सही किए हैं। 120 से क्या है आपको, मिनट है। 1 घंटा क्या हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब अगली बार ये लोग फिर से 7 बजे पहली बार आते हैं, तो अगली बार 2 घंटे बाद यानी 9 बजे, सुबह के 9 बजे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला देखिए, किसी सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित व्यवस्था में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लुप्त संख्या बताना है। ठीक है, 11, 11, 16, 4, 7, 12, 49, 16 है। ठीक है, तो देखिए आपको देखना होगा कि आखिर ये पहला और दूसरा का कौन सा ऑपरेशन किया गया है कि तीसरा डिजिट आया है। ये पहला और दूसरा का कौन सा ऑपरेशन किया गया है कि तीसरा डिजिट आया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये क्लियरली दिख गया। देखिए 11 माइनस 4 कितना होता है, 7, और 7 का स्क्वायर क्या बनता है आपका, 49। 49 यहाँ दिख रहा है। ठीक है बात। 16 माइनस 12 कितना होता है, 4, 4 का स्क्वायर 16 भी दिख रहा है। यहाँ पे 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 4, 4 का स्क्वायर 16 ही दिखेगा। आंसर 16 है क्या, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, अब अगला प्रश्न में देखिए क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट इसमें टर्म कौन सा होगा। ठीक है, देखिए पहला 6 है, फिर 1 है, फिर 11 है, माइनस 4 है, 16 है, माइनस 9 है। अगला टर्म कौन सा आएगा। अब आपको देखना होगा कि 6 के बाद आखिर 1 कैसे आया है। ठीक है, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन किया गया है। देखिए 6 के बाद 1 लाना है, हम लोग एक काम करते हैं, 6 माइनस 5 इंटू 1 कर देते हैं, 1 आ गया। बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 आ गया, नेक्स्ट टर्म 1 को रख दिए। अगला टर्म जो है इसमें 11 आया है, 1 तो ऑलरेडी है, 11 के लिए 10 चाहिए हम लोग को, यानी 5 इंटू 2 करना पड़ेगा, 11 आ जाएगा। ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टर्म 11 है, 11 के बाद -4 अपने को बनाना है। -4 कब बनेगा, जब 5 में 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, और ये सिंबल माइनस का लगाना पड़ेगा, अभी माइनस होगा। 15 माइनस 11, ये -4। अगला -4 आ गया, -4 से हम लोग को लाना क्या है, 16 लाना है। ठीक है, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, 5 इंटू 4। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बन गया आसानी से भले। 5 के 20 -4 16 हो गया। देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ पे देख रहा हूँ 16 है, हमको 9 लाना है। 9 कैसे ला सकते हैं। ठीक है, 16 में 9 लाना है, वो भी -9। ठीक है, ये माइनस का कर देंगे, 5 इंटू 5, ये आ जाएगा -9, यानी -9 तो आ गया। अब अगला टर्म क्या आएगा आपका, तो प्लस, क्योंकि ये देखिए 5 इंटू 1 है, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, 5 इंटू, तो यहाँ पे 5 इंटू 6 होगा। 5 छक 30, 30 माइनस 9 कितना हो गया, 21। इसका मतलब आंसर आपका बन गया ऑप्शन नंबर सी। बाकी आप लोग घबराएंगे नहीं, इस टेस्ट को हम लोग कल पूरा करेंगे कंप्लीट। ठीक है, दो संख्या का गुणनफल 972 है और उनका एचसीएफ 9 है, ऐसे में ऐसे युग्मों का संख्या कितना होगा। अच्छा प्रश्न है ये। कल एक आपको प्रश्न बताया था कि दो संख्या दिया गया था, उसका एलसीएम दिया गया था, तो एचसीएफ पूछा था। यहाँ पे दो संख्या का गुणनफल दे दिया गया है। आपको एक बात पता है, फॉर्मूला पता है आपको, दो संख्या n1 इंटू n2 इजकल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही होता है। ठीक है, n1 इंटू n2 किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, इसका वैल्यू दिया है। देखिए गुणनफल कितना दिया है, 972। एचसीएफ दिया है 9, तो एलसीएम यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। एचसीएफ को डिवाइड करेंगे, ये 9 एकम 9, 0 9 8 72, यानी देखिए यहाँ से आपको एक और बात पता चल गया। एलसीएम कितना है, 108 है। एचसीएफ कितना है, 9 है। ठीक है, अब आपको पता चल गया 9 और 108 भी पता चल गया।
तो आपको क्या पूछा है, युग्म का संख्या बताइए, कितना युग्म ऐसा हो सकता है। ठीक है, इजीली आप लोग बता सकते हैं। एक तो चाहे तो 9 के टर्म में बन सकता है। क्या बन सकता है? 9 के टर्म में। एक या 108 के टर्म में भी बन सकता है। यही होगा। ठीक है, अगर 9 के टर्म में अगर हम लोग बनाए, देखिए क्या क्या पेयर बन सकता है पॉसिबल। एक 9 × 1 कर ले, पहला वाला संख्या। दूसरा 9 × 12 कर ले। ठीक है? यानी पहला जो है 9 हो जाए, दूसरा 108। तो यहाँ से सीधे अपने को दिख रहा था, एक 9 और एक 60 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। एक तो ये पेयर बन गया। क्या कुछ पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। 9 × 3 कर ले और 9 × 4 कर ले। 9×3 = 27, 900 का मल्टीप्लाई करेंगे वही बनेगा 9। ऐसा दो पेयर पॉसिबल है, तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? और भी कोई पेयर पॉसिबल है क्या? ठीक है, और पेयर यहाँ से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखेंगे तो और भी कोई पॉसिबल यहाँ पे बन रहा है, नहीं बन रहा है। आप देखिए, क्वेश्चन को ऐसे भी अप्रोच रख सकते थे, जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए बता देते। ठीक है, एच सी एफ यहाँ पर 9 दिया था, क्लियर है। इसका मतलब एच सी एफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि संख्या नहीं तो 9x और नहीं तो 9y। ठीक है, इसी के मल्टीपल में आपको दिखेगा x और y, यहाँ पे क्या होगा, सह अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, यहाँ से जो है 9x × 9y लिख सकते थे आप 972। ठीक है, यहाँ से xy क्या आ जाता है आपका, 972/81, ये बन जाता 12। ठीक है, 12 यहाँ से निकल गया आपको एक्स वाई। अब एक्स वाई देखिए क्या क्या पॉसिबल आपके लिए हो सकता है। एक तो हो सकता था 1 और 12। एक इसको हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते थे, 2 × 6। और कुछ तो बनेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए 1 12 को लेके तो बन ही जा रहा है। ठीक है, 9 × 9 और 9 दूनी 12 9 108, ये पेयर बन रहा है। ठीक है, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, ये भी बन जा रहा है। ये देखें तो 9 दूनी 18 और 9 × 6 = 54। ठीक है, ये भी यहाँ पे बन सकता है, लेकिन ये यहाँ पे बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 और 6 जो है, ये क्या है आपको, सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, इसलिए हम लोग इसको नहीं काउंट करेंगे। तो यहाँ से भी आप लोग आंसर निकाल सकते थे 2। अगला देखिए क्या बोलता है, लुप्त संख्या बताइए कौन सा होगा। आपको लुप्त बताना है। ठीक है, 80 के बाद 50 है, फिर 60 है, 100 है। ठीक है, तो आखिर 80 के बाद 50 कैसे आया होगा, तो देखिए 80 हो गया। 80 में एक काम करते हैं हम लोग, 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आधा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 40 हो जाएगा, और इसमें 10 जोड़ दें तो ये 50 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगला 50 है, 50 से हम लोग को 60 बनाना है। 50 में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं और 10 जोड़ देते हैं। एक पैटर्न दिख रहा है क्या? दिख रहा है। तीसरा हम लोग काम करते हैं, 60 में 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 10 जोड़ देते हैं। 60 में 1.5 से करेंगे तो आपको 60 एकम 60 और 30 90 100 हो जाएगा। देखिए हम लोग को पैटर्न मिल चुका है। अगला क्या बन जाएगा, 100 में मल्टीप्लाई होगा 2 से और 10 जोड़ा जाएगा, 100 दूना 200, 210। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला त्रिभुज का संख्या आप लोग के लिए होमवर्क रहा है ये। मैं आप लोग बताएंगे त्रिभुज का संख्या कितना है, देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सारे लोग उत्तर इस करना क्या है, इसका नामकरण कर लेंगे पहले आप लोग, जैसे ए बी जितने भी पॉइंट है सबका नामकरण करके त्रिभुज काउंट कर लेंगे। तो आप लोग बताएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं कल सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, ये 54 और 55, और इसको भी आप लोग सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, 1 5 3 को 78 लिखा जा रहा है, 7 5 1 को 66। तो यहाँ पे कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा अपने को पता नहीं है। 2 4 4 को 97, 3 7 2 को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है यहाँ से, तो इजीली बता सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग करेंगे, 2 आपके लिए होमवर्क रहा और कल ये कराया जाएगा प्रश्न। ठीक है? अगला देखिए, जिस प्रकार
जो है ब्लूप्रिंट आर्किटेक्चर से संबंधित है, उसी प्रकार एल्गोरिदम का संबंध किससे होगा? देखिए ब्लूप्रिंट क्या होता है आर्किटेक्चर के लिए? एक डिज़ाइन का योजना होता है, एक प्लान होता है, ठीक है? बोला जाता है ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। तो ऐसे ही एल्गोरिदम के लिए क्या बन जाएगा आपको? सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा अन्य तीनों से अलग है बताइए? यूरोपा है, टाइटन है, गैनीमीड है, प्लूटो है। आप लोग ये क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी पढ़े होंगे फिर इजली कर पाएंगे। यूरोपा, टाइटन और गैनीमीड, ये सब क्या है आपको? ये सब नेचुरल उपग्रह है। यूरोपा भी है, यूरोपा के लिए मिशन भी अभी किया जा रहा है। गैनीमीड हो गया, टाइटन हो गया। लेकिन प्लूटो जो है, आपको प्लूटो के बारे में पता ही है, बौना ग्रह। प्लूटो को तो हम लोग चंद्रमा नहीं बोल सकते, ठीक है? प्लूटो खुद एक ग्रह की श्रेणी में पहले आता था, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? चलिए काम करते हैं, बाकी जो भी रिमेनिंग प्रश्न बचे हुए हैं ना, कल हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है? तो लेक्चर आपको मिलता रहेगा, आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। बाकी आप लोग को जीएस वगैरह का जो भी नोट्स है उसका प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है? खूब सारा रिवीजन वगैरह करते रहें और बेहतर एग्जाम में परफॉर्मेंस करने का प्रयास करें। और आपको जो टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट दिया जाएगा उसको जरूर अटेम्प्ट करेंगे ईमानदारी से। देखिए आपको एग्ज़ाम देना है, मेरा काम कहना है, आपका काम फॉलो करना है। आप चाहें तो करें या ना करें। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम में जाने से पहले एटलीस्ट 5 फुल लेंथ का टेस्ट आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो आप एक अलग कॉन्फिडेंस में जाएँगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फँस जाएगा, लेकिन आपको एक टाइमिंग मैनेजमेंट हो गया, ठीक है? ये सब कुछ सही हो जाएगा, तो आपको ज़रूर करना ही करना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है। चलिए, लेक्चर को आप लोग शेयर ज़रूर कर देंगे, ठीक है? और लाइव लेक्चर नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, रिवीजन आप लोग करते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।